जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम था कार्बन और इसके यौगिक। ठीक है, इसमें आपको कल पिछले वीडियो में क्या बताया गया था कि बोला गया था कि इसका मैक्सिमम पार्ट्स क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। आज इसका लास्ट लेक्चर जो कि साबुन और अपमार्जक के बारे में। ठीक है, इसके पहले जितना भी सेशन था हमने खत्म कर दिया। यदि आप वहां तक पढ़ चुके हैं वहां तक आपको बातें समझ में बहुत अच्छी तरीका से आया होगा। अब आज हम लोग टॉपिक लेकर गए हैं साबुन और अपमार्जक, अर्थात साबुन और अपमार्जक होते क्या है, आखिर इसका प्रयोग क्या होता है। इसके पहले क्या हुआ था थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसके बारे में, इसके पीछे यदि मैं बात करूं तो इसके पीछे हमने पढ़ा था एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल के बारे में। एथेनॉल क्या होते हैं, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका किसके साथ क्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं। इसी प्रकार से एथेनोइक अम्ल आया था। एथेनोइक अम्ल क्या होते हैं, उसका क्रिया किसके साथ क्या होता है, क्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं, ये सब हम लोग देख चुके थे। ठीक है, अब आज का लास्ट टॉपिक आता है साबुन और दूसरा होता है अपमार्जक, जो कि अभी हमने नहीं लिखा है। इसके बाद वाला टॉपिक जस्ट पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, तो अपमार्जक और एक और बात है हमको जानना है विषय, समझ में आई बातें तो उसे हम लोग पढ़ लेंगे बहुत आसान तरीका से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं कि साबुन होता क्या है। तो साबुन बहुत ही आसान टॉपिक है, आसान को समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, आखिर जो आप लोग साबुन देखते हैं, साबुन जो प्रयोग हम लोग लाते हैं, तो उसका निर्माण कैसे होता है, वो भी एक प्रकार का कार्बन कंपाउंड होता है, मतलब कार्बन से बना हुआ यौगिक होता है। तो आखिर निर्माण कैसे होता है, तो हम लोग निर्माण भी देखेंगे, साबुन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। साबुन सोडियम लवण या पोटेशियम लवण होते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, साबुन सोडियम लवण होगा या तो पोटेशियम लवण होगा। लवण का मतलब बताया गया था, एक पर प्लस चार्ज और एक पर माइनस चार्ज। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में बताऊं, NaCl एक प्रकार का लवण है, Na पर प्लस चार्ज, Cl पर माइनस चार्ज, एक प्रकार का लवण होता है और जिसे हम लोग कहते हैं नमक, साल्ट कहते हैं। लवण का मतलब यही होता है, बताएंगे एक पर प्लस एक पर माइनस चार्ज कैसे आएगा। तो बस ध्यान दीजिए कि साबुन सोडियम लवण या पोटेशियम लवण होते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला पाई जाती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको पता होगा COOH होता है क्या, बताया था इसके पीछे वाले लेक्चर में भी पढ़े और बहुत पीछे भी पढ़े हैं। प्रकार्यात्मक समूह या फिर क्रियात्मक समूह कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, उसमें भी पढ़े हैं। ठीक है, दूसरी बात है क्या है, इसमें साफ करने की क्षमता पाई जाती है। भाई साबुन है तो साबुन में साफ करने की क्षमता तो पाई जाएगी ना, तभी तो इसको से क्या किया जाता है कि जब किसी पदार्थ को मतलब कि गंदा कपड़ा को साफ किया जाता है तो आसानी तरीका से साफ हो जाता है। साबुन में लंबा आयनिक, अआयनिक, आयनिक नहीं, आयनिक मतलब कि NaCl, एक पर प्लस चार्ज और एक पर माइनस चार्ज, उसे कहते हैं आयनिक। लेकिन यहाँ पे अ लगा हुआ है, मतलब अआयनिक मतलब आयनिक नहीं, इसे कहते हैं नॉन आयनिक, इंग्लिश में कहते हैं। नॉन आयनिक समूह होता है, इसके कुछ भाग आयनिक भी होते हैं, जैसे कि COONA या तो COOK प्लस। जैसे देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इसे कहते हैं आयनिक, इसे कहते हैं नॉन आयनिक। अभी इसके प्रकार पढ़ेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे तो आपको सब बातें समझ में आएगा, चिंता ना लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। साबुन का मुख्य रूप से हमें दो एग्जाम्पल देखना है, एक देखना है सोडियम एस्टीरेट और दूसरा देखना है सोडियम पाल्मिक। ठीक है, अब दोनों का हिंदी भी यही होता है। अब ऐसा बोले कि यहाँ पे इंग्लिश लिखवाया गया है, ऐसा नहीं है, दोनों का हिंदी भी सेम ही होता है, सोडियम एस्टीरेट और दूसरा क्या है, सोडियम पाल्मिटेट। सोडियम एस्टीरेट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये होता है कि इसका इंग्लिश में यहाँ लिखा है, इसका हिंदी भी यही होता है। देखिए देखिए ध्यान से, सोडियम एस्टीरेट एक प्रकार का लंबा श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें, अच्छा जिसमें अच्छा जिसे साबुन कहा जाता है। यह भी एक प्रकार का साबुन है भाई, तो साबुन ही कहेंगे ना। तो सिंपल सी बात है कि सोडियम एस्टीरेट क्या होते हैं, एक प्रकार का लंबा श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोकार्बन होता है जिसे हम लोग साबुन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, हाइड्रोकार्बन का मतलब वैसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मेनली प्रेजेंट होते हैं, वो होने ही चाहिए, तब आप जाकर के हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, इनमें संतृप्त वसा की लंबी श्रृंखला पाई जाती है जिसे हम लोग एस्टेरिक अम्ल कहते हैं। एस्टेरिक अम्ल कैसे कहेंगे, किसे कहेंगे, भी तुरंत लिखेंगे। याद रखना है कि सोडियम एस्टीरेट होता है ना, सोडियम एस्टीरेट का फॉर्मूला देखिएगा। एग्जाम्पल, कार्बन 17, हाइड्रोजन 35। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कार्बन 17 और हाइड्रोजन 35 सोडियम एस्टीरेट में आता है।
पाल्मिटेट में कार्बन कितना आएगा, हाइड्रोजन कितना आएंगे हम लोग समझेंगे, लेकिन ध्यान से समझिएगा। इसमें कार्बन 17 और हाइड्रोजन 35 आता है। अब यहाँ पे बोला गया हुआ कहीं पे कार्बोक्सिलिक अम्ल, ध्यान से देखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहीं पे होगा। साबुन में क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला पाई जाती है। तो कार्बोक्सिलिक के लिए क्या लगाएंगे, COOH लगाएंगे। अभी यह एक प्रकार का अम्ल है, अभी यह साबुन नहीं बना है। साबुन कब बनेगा, जब इसके साथ सोडियम जुड़ेगा या तब पोटेशियम जुड़ेगा, तब साफ साफ लिखा है। या तो सोडियम जोड़िए तो साबुन बन जाएगा, या तो आप पोटेशियम ऐड कीजिए तो भी साबुन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अभी तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो अभी तो यह साबुन है नहीं। इसे कहते हैं एस्टेरिक अम्ल। क्या कहेंगे, एस्टेरिक अम्ल। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ इनमें संतृप्त। संतृप्त का मतलब आपको बताया गया, संतृप्त का मतलब सभी के बीच क्या होना चाहिए, कम से कम एक के बीच, या तो इसमें एकल आबंध हम देखते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच एकल आबंध पाया जाता है, और संतृप्त में डबल या ट्रिपल पाया जाता है। जब इसका आप स्ट्रक्चर बनाइएगा ना, तो सभी के बीच क्या मिलेगा, एकल आबंध मिलेगा। आपको भी तुरंत बनाकर बताएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको एकल आबंध मिलेगा, इसी कहते हैं संतृप्त। और इसमें वसा यानी कि अम्ल पाया जाता है, यानी कि एक प्रकार का अम्ल है तो संतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है। अम्ल की लंबी श्रृंखला पाई जाती है, मतलब कि अब बताइए, कार्बन 17 हाइड्रोजन 35 से कितना लंबा चेन बनाएगा। थोड़ा सा सोचिए, अपना माइंड में ऐसा एक्टिविटी कीजिए कि हम लोग कार्बन 4 है, CH4, C2H6 C5H12 ऐसे बनाते, थोड़ा सा लंबा जाता था और लंबा जाता था, लेकिन इसका इतना ज्यादा बना है तो लंबा तो जाएगा ना। सिंपल सी बात है, तो यह लंबा चेन होता है। और इसमें जो अम्ल मौजूद होता है वह कौन सा अम्ल होता है, तो एस्टेरिक अम्ल होता है, ठीक है। अब दूसरी बात है, अब यहाँ पे तो अम्ल है, हमें अम्ल चाहिए नहीं, क्या चाहिए हमें, साबुन चाहिए। तो साबुन के लिए क्या लगाना पड़ेगा, कार्बन 17 का 17, हाइड्रोजन 35 का 35, COONA। इसे कहते हैं सोडियम क्या कहते हैं, सोडियम एस्टीरेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम एस्टीरेट। तो आपको सोडियम एस्टीरेट का फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, सी यानी कार्बन 17 हाइड्रोजन 35 और COONA। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें यह जो भाग होता है इसे कहते हैं आयनिक। देखिएगा लिखा गया है, इसमें कुछ भाग आयनिक होते हैं, सब आयनिक नहीं होता है भाई। इतना लंबा, यानी कार्बन 17 को हाइड्रोजन 35 को, यह होता है अआयनिक, मतलब नॉन आयनिक हम लिखते हैं। एन मतलब नॉन और आई का मतलब आयनिक, यानी नॉन आयनिक मतलब आयनिक नहीं होता है, लेकिन यह क्या होता है, आयनिक होता है, IONIC। आयनिक को पहचानने का तरीका, COO यहाँ पे माइनस चार्ज होता है, एन पर प्लस चार्ज होता है। भाई आपको पता है ना कि अधातु के ऊपर माइनस चार्ज होता है, धातु के ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो धातु है यहाँ पे सोडियम तो प्लस चार्ज, ये दोनों ये सब क्या है, अधातु है, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। इसे कहते हैं सोडियम एस्टीरेट कहते हैं। और यदि इसी प्रकार से यदि मैं सोडियम को हटा करके यहाँ पे पोटेशियम जोड़ दूंगा, तो क्या नाम आ जाएगा, पोटेशियम एस्टीरेट आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई, तो पोटेशियम एस्टीरेट आ जाएगा। तो आप बदल कर लिख सकते हैं, यही लिखा गया कि साबुन सोडियम लवण भी होते हैं और पोटेशियम लवण भी होते हैं। हमने सोडियम लवण का उदाहरण तो देख लिया, इसी प्रकार से पोटेशियम जोड़ देंगे तो हो जाएगा पोटेशियम लवण। समझ में आई होगी बात है। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कह देंगे C17H35 COO, और बाकी क्या जोड़ेंगे, पोटेशियम। पोटेशियम प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज। ये अभी एक प्रकार का साबुन है, जिसे क्या नाम दिया जाएगा, पोटेशियम एस्टीरेट कहा जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर होगा। अब इसी को रिलेट करते हुए समझते हुए अब आगे इसको समझते हैं हम बहुत आसान तरीका से। इसमें आ रहा सोडियम पाल्मिटेट। सोडियम पाल्मिटेट के बारे में थोड़ा सा जाने, ये भी बहुत आसान होता है, बस इसमें कार्बन की संख्या का फर्क होता है। उसमें कार्बन कितने हैं भाई, तो 17। इसमें कार्बन कितने होते हैं, पाल्मिटेट तो आपको याद रखना, पाल्मिटेट से 15 और उसमें 2 बढ़ा दीजिए 17, ऐसा होता है, कुछ बातें याद रखना होता है। तो इसमें 15, उसमें 17। इसमें कार्बन कितने आएंगे, यही लिखा होगा। इसमें सोडियम पाल्मिटेट भी लंबा श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें जिसे साबुन कहा जाता है। इसमें भी संतृप्त वसा अम्ल की लंबी श्रृंखला मिलती है, जिसे मतलब श्रृंखला वाला क्या मिलती है, जो भी अब देखिए ध्यान से फिर से पढ़िएगा। इसमें भी संतृप्त वसा अम्ल की लंबी श्रृंखला मिलता है।
संतृप्त वसा अम्ल मतलब कि इसमें भी अम्ल मिलेगा, और कौन सा अम्ल मिलेगा, एक प्रकार का संतृप्त वसा वाला अम्ल मिलेगा। ठीक है, अब वह अम्ल का नाम क्या होता है, तो याद रख लीजिए आप, पाल्मिटेट अम्ल। ठीक है, ऐसा तो ये सब जरूरत नहीं है, लेकिन याद रख सकते तो रख लीजिएगा, पाल्मिटेट अम्ल कहा जाता है। अब कैसे कहेंगे बताइए। अब एक पॉइंट लास्ट है, साबुन की प्राकृतिक क्षारीय होती है जो कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये तो बात हमें पहले भी पता था कि साबुन क्या होता है, प्राकृतिक रूप से क्षारीय होता है। तो क्षारीय होता है जो क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। आपको पता है कि अम्ल क्या करता है, अपने नीला को लाल करता है, लेकिन क्षार क्या करते हैं, लाल को नीला कर देता है। लेकिन यहाँ इसमें अम्ल अम्ल बार बार आ रहा है, तो ये अम्लीय प्रकृति का क्यों होता है। ठीक है, अम्लीय प्रकृति का नहीं होने का मेन रीजन आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट ये वाला छोड़ दीजिएगा, इसको बताने के बाद, सूत्र लिखने के बाद आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें का फार्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कार्बन 15, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा भाई, 17 दूना का 34, एक 35 था, इसी को बढ़ा दीजिए, 15 दूना का 30 और एक 31, सी डबल ओ एच, यह क्या हो जाएगा, पाल्मिटेट अम्ल हो जाएगा। यह किसका था, एस्टेरिक अम्ल था। ये कौन सा अम्ल हो जाएगा, पाल्मिटेट अम्ल का सूत्र हो जाएगा। लेकिन यही यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, C15H31 और COO जोड़ दीजिए, या तो पोटेशियम जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ पे पोटेशियम या तो सोडियम जोड़ दीजिए। जब सोडियम जोड़ेंगे तो इसे कहते हैं सोडियम पाल्मिटेट, पोटेशियम जोड़ेंगे तो पोटेशियम पाल्मिटेट हो जाएगा। यह होता है इसका सूत्र। अब ध्यान से समझिएगा, इसका नेमिंग हमको अभी अभी आपके मन में सवाल एक होना चाहिए कि इसका नाम में, मतलब कि इसके नाम में, इसके यदि स्ट्रक्चर में जाऊं तो इसमें अम्ल आ रहा है, अम्ल आने के बाद भी इसको हम लोग क्षारीय प्राकृतिक क्यों कहते हैं। तो आपको एक बातें बहुत पहले बताया गया था, याद कीजिए, चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़े होंगे कि जब रिएक्शन करवाते हैं दुर्बल अम्ल, क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल, और एक होता है प्रबल क्षार, तो क्या बनता है, प्रबल लवण बनता है। और लवण किस प्रकृति का होता है भाई, क्षारीय प्रकृति का होता है। ये बातें थोड़ा सा कनेक्ट कीजिएगा, यहाँ का नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, और प्रबल का मतलब होता है स्ट्रोंग। जब दुर्बल यानी कि क्या कहते हैं, दुर्बल का मतलब होता है वीक एसिड, वीक एसिड जब स्ट्रोंग बेस के साथ रिएक्शन करता है तो लवण बनाता है। आपको पता है कि जब अम्ल क्षार के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमेशा लवण का निर्माण करते हैं। और यहाँ भी लवण आपको पता चल रहा है कि ये साबुन जो होते हैं लवण होते हैं, लेकिन कैसे लवण होते हैं भाई, स्ट्रोंग यानी कि बेसीय प्राकृतिक क्षारीय प्राकृतिक का क्यों होता है, क्योंकि ये होते हैं, बने होते हैं दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के से, मतलब कि संयोग से बने होते हैं। जब दुर्बल क्षार प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन करेगा तब लवण तो बनाएगा, लेकिन शक्ति किसके पास ज्यादा है भाई, प्रबल मतलब कि स्ट्रोंग। कौन स्ट्रोंग है, क्षार है। इसी कारण इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। इसी कारण आपको पता चलेगा कि जो साबुन होता है ना, हमेशा क्षारीय प्रकृति का होता है, जो क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब आपके समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक लीजिएगा आप, क्या है, यहाँ तक क्या है, एक प्रकार का अम्ल है, ये सब अम्ल है ना, ये अम्ल दुर्बल अम्ल होता है, समझे। दुर्बल अम्ल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है भाई, Na और O यहाँ से उठा लीजिए और H यहाँ से उठा लीजिए, मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। तो आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मजबूत क्षार होता है, मतलब प्रबल क्षार होता है। नहीं समझ में आ रहा, बस इतना समझिए ना कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे प्रबल मतलब स्ट्रोंग, ज्यादा ताकत है क्षार वाला के पास है, तो ये जीत जाएगा। तो लवण का तो निर्माण करता है, लेकिन कैसा लवण, तो क्षारीय लवण का निर्माण करता है। समझ में आई बात है। इसी कारण से साबुन हमेशा क्षारीय प्रकृति का होता है। अब ये टॉपिक तो हमारा खत्म हो गया। अब मार्जक के बारे में थोड़ा सा बचा है और हमको मिसेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इससे पहले अब आपके मन में ऐसा सोच आए कि साबुन का निर्माण कैसे करते हैं, तो बिल्कुल ये बातें हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको इसके पहले एक रिएक्शन बताया गया था, साबुनीकरण, जिसे कहते थे सेपोनिफिकेशन। इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था सेपोनिफिकेशन यानी साबुन का निर्माण कैसे होता है। तो साबुन के निर्माण की विधि हमने पीछे ही पढ़ लिया है, तो आप वहां पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। यहाँ पे देखना है कि आखिर साबुन
कपड़े को साफ कैसे करता है, ठीक है। तो हम यहाँ तक अभी इरेज करते हैं, लेकिन इरेज करने से पहले एक बातें बताते हैं, इसको स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बताए, ताकि आने वाला मिसेल जो होगा ना, मिसेल को हम लोग आसान तरीका से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मिटाते हैं ना, अब आपको थोड़ी सी मैं याद दिलाऊं, कार्बन 17 है तो 17 रहेगा, यहाँ 15 है। अब दोनों में से किसी का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 वाला का मैं बना रहा हूँ। क्या ऐसे बना सकता हूँ? ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए बताया है कि नहीं बताया? सिंपल सी बात है। यहाँ देखिए, यहाँ का मतलब एक कार्बन, यहाँ पे दूसरा कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, 11 कार्बन, 12 कार्बन, 13, 14, 15 और एक 16 हो गया। जबकि 16 तो हमको चाहिए नहीं, तो एक को आप मिटा दीजिए, यहाँ पे यहाँ से मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15, 15 कार्बन, यानी कि कार्बन कितने हैं? 15। हम इसको बना रहे हैं, 17 वाला का बनाएंगे तो 17 को आपको लेना पड़ेगा, और यहाँ गिनना पड़ेगा 16, ऐसे गिनना पड़ेगा 17 और 17 तो ये है। और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे भाई? हाइड्रोजन इसमें 31 है। आप गिन लीजिएगा, हाइड्रोजन 31 कैसे होगा भाई? यहाँ पे जोड़िएगा तो 1 2, एक इधर से बॉन्ड बनाया, 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 है ना। तो ऐसे आप गिन लीजिएगा, मतलब 31 होगा ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 31 और एक 32 होना चाहिए थे, यहाँ पे 32 आएगा, ध्यान से गिनना चाहे तो। अभी थोड़ा सा डीप में चलते हैं ना। कार्बन है तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4, 1 2 3 और एक इधर से बनाया 4। कार्बन यहाँ भी है, 1 और 2 बना दिया, 2 और बनाएगा, यानी 1 2 3 2 5 2 7 2 9 11 13 15 17 19 21 23 और 25 और 2 27 27 2 29 30 31 32, यानी हाइड्रोजन तो 32 है, लेकिन हमको चाहिए कितना? 31। तो 31 के लिए क्या किया गया है? एक यहाँ पे मतलब कि क्या, किसको हटा दिया गया है? मतलब कि एक हटा करके इसे जोड़ा गया है, तभी तो 31 आया है ना भाई। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन 32 था पहले, क्योंकि हमको पता है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है? कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 2 ज्यादा, यानी 15 गुना के 30 और 2 32 था, लेकिन एक हटा कर नहीं जोड़ेगा, जोड़ने के लिए जगह तो चाहिए, तो ऐसे हो गया। अब इसको बताने का मेन रीजन कि मान लिया जाए आपको सोडियम जोड़ना है या पोटेशियम जोड़ना है, तो कहाँ पे जोड़िएगा? पोटेशियम या सोडियम यहाँ पे होता है ऐसे, Na प्लस, या में करके A प्लस, ऐसे रहता है यहाँ पे। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। जब आपको मिसेल बनाऊंगा ना, तो मिसेल वहां पे बनाएंगे तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। यहाँ पे सोडियम है या तो पोटेशियम है, ऐसे मिलेगा। तो ये बस बातें याद रखिएगा, याद रखना भी नहीं, बस आपको समझना है, ऐसे तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए बता दिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीका से। जल्दी से उतारिए। इसके बाद हम लोग कपड़े को साफ करने का तरीका देख लेते हैं कि आखिर कैसे क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं अब आप मार्जक के बारे में, और थोड़ा सा एक और टॉपिक रह जाना है, मिसेल, जिसे हम लोग कहते हैं मिसेल क्या होता है, मिसेल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले अब मार्जक, जैसे कि आप एनसीईआरटी टॉपिक को ओपन कीजिएगा तो लास्ट टॉपिक में लिखा हुआ है साबुन और अपमार्जक। वैसे तो साबुन के बारे में पढ़ लिया गया, लेकिन अपमार्जक के बारे में ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। जैसे अपमार्जक को हम लोग सिंपल सा ऐसा नॉर्मली घर के भाषा में क्या कहते हैं? सरफ कहते हैं, सोडा कहते हैं। जैसे सोडा नहीं कहेंगे, सरफ कहते हैं, जिसका प्रयोग धोने के लिए किया जाता है, लेकिन यह साबुन से अलग होता है। जैसे कारण यहाँ पे लिखा हुआ अपमार्जक के बारे में, क्या अपमार्जक को इंग्लिश में कहा जाता है? डिटर्जेंट। जैसे डिटर्जेंट पाउडर का भी नाम सुनिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वही है यहाँ पे, अपमार्जक भी एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है, जिनका प्रयोग धोने के लिए किया जाता है। साबुन भी धोने के लिए किया जाता है और अपमार्जक का भी प्रयोग धोने के लिए किया जाता है, लेकिन बात यहाँ रहा कि अपमार्जक साबुन से अलग होते हैं, साबुन के जैसे नहीं होते हैं। साबुन अब कैसे अलग होंगे भाई? कैसे अलग नहीं होंगे? थोड़ा सा कुछ तो अंतर मिलना चाहिए ना। ध्यान से बातों को सुनिएगा, क्योंकि हम लिखे बहुत कम है यहाँ पे, हमको लिखना चाहिए था ज्यादातर, लेकिन सुन करके आप ऐसा 10th क्लास में तो लिख सकते हैं। देखिएगा, लिखा गया साबुन कठोर जल में झाग उत्पन्न करते हैं, जबकि अपमार्जक कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं करते। कुछ बातें हमने गलत पढ़ दिया। साबुन कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं करते हैं, जबकि अपमार्जक कठोर जल में भी झाग उत्पन्न करते हैं। अब हमारे यहाँ से दो टॉपिक आता है कि भाई सबसे पहली बात तो हमें ये बता दीजिए कठोर जल होता क्या है, दूसरी बात है ये झाग क्या होते हैं, ठीक है।
तो पहले मैं कठोर जल के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे देखिएगा कि कहीं कहीं का जल ऐसा होता है कि ज्यादा आपको कड़वा लगता है। अब कड़वा लगने का मेन रीजन होता है कि भाई उसमें कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मतलब कि मिनरल्स यानी खनिज लवण बहुत ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि कहीं कहीं का पानी ज्यादा खारा लगता है, यानी समुद्र का पानी आपको पता है कि खारा लगता है, तो वह एक प्रकार कठोर जल हो जाता है। कठोर जल क्यों? क्योंकि आपको पता है उसमें मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं। कौन से मिनरल्स? तो NaCl अर्थात सोडियम पाया जाता है और क्लोरीन पाया जाता है, यानी यह एक प्रकार का मिनरल होता है। और जिस जल में मिनरल्स ज्यादा पाए जाएंगे वैसे कहा जाता है कठोर जल कहते हैं। ठीक है, इसी कारण यही रीजन होता है कि ज्यादातर कठोर जल हमें क्या लगते हैं, थोड़ा सा कड़वे लगते हैं। ठीक है। दूसरी बात है, एक होता है नॉर्मल जल। नॉर्मल जल कोई बात है नहीं, उसमें लिमिट मात्रा में रहता है खनिज लवण, जितना मात्रा में हमें चाहिए उतना मात्रा में रहता है, उसी कारण से कहते हैं शुद्ध जल कहते हैं, नॉर्मल जल कहते हैं। लेकिन एक कठोर जल होता है, कठोर जल तो समझ में आ गया। दूसरी बात है झाग क्या होता है। कभी आप देखे होंगे, यदि आप मतलब कि साबुन जब क्या कहते हैं कि ऐसे तो पानी में जैसे आप धोते हैं तो कुछ ऊपर ऊपर से छता जाता है, पानी के ऊपर छला जाता है, ऐसा होता है, तो उसे कहते हैं झाग उत्पन्न करना। लेकिन आपको प्रैक्टिकल के दौर पे बता रहा हूँ कि आप ऐसा कीजिए कि एक कहीं यदि ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे मैं करवाना चाहूंगा कि एक जल लीजिएगा और जल में क्या कीजिएगा ना, तो उसमें नमक की मात्रा ज्यादा डाल दीजिएगा। ठीक है, नमक की मात्रा ज्यादा डालने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि जब आप उसमें साबुन घोलिएगा ना, तो साबुन घोलने के बाद झाग उत्पन्न ही नहीं होगा। उसको क्यों बन गया, वहां पे क्यों नहीं उत्पन्न हुआ? क्योंकि वह एक प्रकार का कठोर जल हो गया। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल तो नहीं करवा रहे, लेकिन हाँ आप ऐसा देख सकते हैं कि एक नॉर्मल जल लीजिएगा और उसमें नमक भर भर के मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, कठोर जल बन जाएगा। तो उसमें देखिएगा तो झाग उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा मेन रीजन उसमें क्या होता है, उसमें मिनरल्स की मात्रा ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कि अपमार्जक उसमें झाग उत्पन्न क्यों करते हैं भाई? तो अपमार्जक इसलिए करते हैं क्योंकि अपमार्जक साबुन से अलग होते हैं, साबुन से इसका लेना देना ही नहीं, अपमार्जक साबुन से बिल्कुल अलग होते हैं। अब ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे कि भाई जो साबुन होते हैं ना, ये कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं करते, क्यों? रीजन किस बात का? देखिए, कठोर जल में साबुन झाग उत्पन्न इसलिए नहीं कर, मतलब कि कठोर जल में कठोर जल में साबुन जो होते हैं झाग इसलिए उत्पन्न नहीं करते क्योंकि इसमें उपस्थित कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बहुत सारे अनेकों मिनरल्स होते हैं। इन सभी मिनरल से क्या करता है ना कि कठोर जल में जो अणु होते हैं या क्या कर देते हैं, रिएक्शन कर देते हैं। रिएक्शन कैसे करेगा भाई, आपको पता है C15H31 C OOH, यही तो होता है ना। अब यहाँ पे कुछ भी आकर जुड़ सकता है, हो सकता है जुड़ सकता है, मान लिया सोडियम जुड़ेगा, अभी हमने नहीं जोड़ा है। एक और बताए थे C17H35 COOH। अब ध्यान से देखिएगा, साबुन का सूत्र तो ऐसा होता है ना। लेकिन अब बताइए इसमें सोडियम रहेगा या तो पोटेशियम रहेगा? सोडियम या पोटेशियम, यहाँ भी क्या रहेगा, सोडियम या पोटेशियम रहेगा। अब ध्यान से समझिएगा, सोडियम या पोटेशियम रहा तो आखिर ये कठोर जल में झाग उत्पन्न क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको पता है कठोर जल में मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स के रूप में सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है। तो जैसे ही ये जाकर के रिएक्शन करेंगे ना, तो पोटेशियम वहां वाला यहाँ आ जाएगा और सोडियम हो सकता है कि सोडियम होगा तो सोडियम भी ऐड हो जाएगा। मतलब रिएक्शन करते जाता है, रिएक्शन करने की वजह से साबुन जो होते हैं कठोर जल में झाग उत्पन्न नहीं करते हैं। जबकि कठोर जल में क्या करता है, अपमार्जक झाग उत्पन्न करते हैं, क्योंकि यह कठोर जल के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। सिंपल सी बात है, आप ऐसा कुछ लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अपमार्जक के बारे में, इतना ही सिंपल सी बातें है। तो आपसे शॉर्ट में ऐसे पूछा जाएगा कि झाग उत्पन्न क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, और कौन करता है, साबुन करता है या अपमार्जक करता है? आपको बात यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक आता है मिसेल। मिसेल क्या होते हैं हम समझाना चाहेंगे, आपके बुक में थोड़ा सा लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं समझाऊंगा। देखिएगा, अब आपको मिसेल के बारे में बताया जा रहा है। मिसेल को यदि मैं संरचना बनाऊं तो आपको देखिए साबुन का पहला स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। कार्बन 15, एक था 17, और कार्बन 17 और हाइड्रोजन कितना था भाई, 35। COO या तो हम क्या कह सकते हैं, K+N+। पोटेशियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है। यदि पोटेशियम रहा तो हम क्या कहेंगे, पोटेशियम एस्टीरेट। एस्टीरेट का फॉर्मूला था 17 वाला। सोडियम रहा तो सोडियम एस्टीरेट कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। या में एक और बताए थे आपको, कार्बन 15, हाइड्रोजन 31, COO Na+ या K+, इसे कहेंगे क्या,
सोडियम पाल्मिटेट या पोटेशियम पाल्मिटेट, इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्ट्रक्चर बनाने से मैं कहूँ कि अब बताइए साबुन का प्रयोग कहाँ होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। तो साबुन का प्रयोग हम लोग मुख्य रूप से साफ सफाई करने के लिए करते हैं। अब बात रही कि साफ सफाई करेंगे क्योंकि तो वहां पे गंदगी चला जाता है, गंदगी के रूप में मुख्य रूप से तेल होता है, मैल जो होता है ना वो जाकर के वहां पे बैठ जाता है। जैसे कि हम लोग भी बॉडी में तेल लगाते हैं, ठीक है, या तो हो सकता है जहाँ पे गंदा होता है तो या तो गंदा होने का मुख्य रीजन होता है तेल का बैठ जाना। जब तक कि वहां पे तेलीय पदार्थ नहीं जाकर बैठेगा तो वह कपड़ा बहुत ही कम मैल होता है। आप ध्यान से देखिएगा, आप ऐसा कभी एब्जॉर्ब किए होंगे या तो सोचे होंगे कि जब कभी कभी आप ज्यादा मात्रा में ऑयली हो जाते हैं, मतलब तेल लगा लेते हैं सरफेस पर बॉडी पर, तो वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत जल्दी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। अब ध्यान समझिएगा, इसका प्रयोग साफ करने के लिए किया जाता है। साफ करेंगे कैसे, मान लिया जाए ऐसा मेरे पास कपड़ा है, ठीक है, सिंपल सी कपड़ा बताया गया है ऐसा। अब यहाँ पे कुछ मैल सा बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसा मैल सा बैठा हुआ है, इसको हमें बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए या तो ये आएगा या तो ये आएगा, दोनों में से कोई भी प्रयोग हो सकता है, दोनों एक प्रकार का साबुन है। आपको इस पे डिपेंड होता है कि आप इस साबुन का प्रयोग करते हैं या इस साबुन का प्रयोग करते हैं, सबका क्वालिटी डिफरेंट डिफरेंट होता है। मान लिया जाए आपको बताया गया था कि कार्बन कितने, इसको बनाए या तो इसको बनाए, जो भी आप बना से, इसको बनाए तो कार्बन कितना है 17, इसको बनाए तो कार्बन कितना है 15, तो इसमें हमको कम बनाना पड़ेगा। तो 15 बनाते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसा 15 है मेरे पास। यानी कार्बन कितने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14 और एक 15 कार्बन है, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन कितना है, 35, आप जोड़िएगा तो 35 करें, 31 है, 31 है तो आप जोड़िएगा तो 31 जुड़ जाएगा, चिंता नहीं लेना है। देखिए, अब एक के दो भाग होते हैं, एक भाग में क्या जुड़ा होता है भाई, सोडियम जुड़ा रहेगा या तो पोटेशियम, दोनों में से कोई जुड़ा रहेगा। और जुड़ा कौन सा भाग रहता है, यहाँ पे, या तो आप यहाँ पे जोड़ दीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए, दोनों में से कहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन फर्क किस बात का रहता है बताएंगे भी तुरंत। यहाँ पे या तो सोडियम रहेगा, चलिए हाँ ऐसे बना, यहाँ पे देखिए, या तो सोडियम हो सकता है या तो पोटेशियम हो सकता है। अब देखिएगा जिस फॉर्मूला के जिस छोर पर मतलब कि सोडियम या पोटेशियम जुड़ा रहता है उस छोर को नाम देते हैं जल रागी। क्या कहते हैं, जल रागी कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, सिंपल सी बात है, जल रागी। लेकिन एक छोर और बच गया, ये छोर पे कोई सोडियम और पोटेशियम मौजूद नहीं होता है, और जिस पे मौजूद नहीं होता वह जाकर किससे जुड़ जाता है, जो कपड़े पे मैल लगा होता है ना उससे जाकर के जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या है, मान लिया जाए मैल है, तैलीय पदार्थ है, ठीक है, तो इससे जाकर के जुड़ जाएगा। तो इस संरचना को नाम देते हैं, ये छोर को नाम देते हैं जल विरागी। देखिए, एक है जल रागी, जल रागी का मतलब वह छोर, सोडियम का वह छोर यानी श्रृंखला का वह छोर जो मैल के साथ जुड़ता नहीं बल्कि मैल से बहुत दूर रहता है। लेकिन एक छोर वैसा जो जो मैल से जुड़ेगा उसे कहते हैं जल विरागी। तो आपसे दो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मैल से जुड़ता है ना साबुन का छोर, उस छोर का नाम क्या होता है, तो भाई जल विरागी, मतलब जल का दूर हो जाना जल विरागी, और जो नहीं जुड़ता उसे कहते हैं जल रागी कहते हैं, ठीक है। अब करता कुछ बातें नहीं, ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसा आपके बुक में दर्शाया गया, ऐसा कैप्सूल जैसा कुछ बना दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दिया गया, ऐसा ऐसा, मतलब ऐसा छाप दिया गया। ऐसा बनाने का मतलब कि यहाँ पे पानी है भाई, पानी है तब तो इधर लोड ज्यादा है, लोड ज्यादा है तो भी चलेगा। सिंपल से समझने के लिए बहुत अच्छा समझा है, मैं तो कह रहा हूँ कि बुक वाला बहुत अच्छा है। यहाँ पे पानी है तो इसे हमने कह दिया जल विरागी, इसे कह दिया जल, मतलब जल विरागी कह रहे हैं, इसको कह दिया मैंने जल रागी, और इसे कह दिया जल विरागी। जल विरागी का मतलब वैसा छोर जो जाकर के मैल से जुड़ता है, और ऐसा छोर जो जाकर मैल से नहीं जुड़ता है, ठीक है, उसे कहते हैं जल रागी। तो जल रागी में जल होते हैं और जल विरागी में जल नहीं होते हैं, और यह जाकर मैल से मतलब जुड़ जाएगा। और क्या करता है, इधर लोड यानी कि प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या करते हैं, ये मैल को अच्छी तरीके से साफ कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे रिएक्शन तो होगा ना भाई, मैल के साथ जुड़ रहा है तो रिएक्शन तो होगा। रिएक्शन होने के बाद क्या करेगा, यहाँ से मैल को हटा दिया जाता है, और ऐसे ऐसे करके क्या करेंगे, मैल यहाँ पे है ना, मान लिया जाए कपड़े पे मैल है, मैल के छोटे से कण होंगे, इसी प्रकार से बहुत सारे संरचना ऐसे ऐसे जुड़ जाते हैं।
हम गिन नहीं रहे हैं, आप गिन लीजिए। मान लिया सोडियम जुड़ा हुआ, फिर से ऐसा ऐसा जुड़ेगा, ऐसा ऐसा जुड़ेगा, फिर से ऐसा ऐसा जुड़ेगा, ऐसा ऐसा जुड़ेगा, मतलब चारों बगल से जुड़ जाते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। और सभी जगह सोडियम लगा हुआ मतलब लगा हुआ है, लगा दिए सोडियम। यदि आप सोडियम वाला साबुन प्रयोग करें तो सोडियम लगा दीजिएगा, पोटेशियम वाला कर रहे हो तो पोटेशियम लगा दीजिएगा, इसमें किसी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं सोडियम। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बीच में क्या था भाई, मैल था। जिस छोर जुड़ा हुआ है मैल से ना, उसे क्या कह देते हैं हमने, जल विरागी। लेकिन जो बाहरी वाला छोर है उसे कहते हैं जल रागी। और यह जो एक प्रकार का संरचना आपको दिख रहा है क्या, आप बहुत अच्छी तरीका नोटबुक में गोला बनाकर इसे लिख दीजिएगा मैल, प्लस में इसे लिख दिया जल विरागी संरचना और छोर, और उसे कह दिया जल रागी छोर, ठीक है। और ऐसा स्ट्रक्चर बनाइएगा तो एक गोलाकार स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे गोलाकार स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा दिया है, ऐसा 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 संरचना बनेगा। तो इस संरचना को नाम देते हैं मिसेल। क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। एक प्रकार का संरचना होता है। तो आपको बातें पता चल चुका होगा कि मिसेल क्या होता है, कपड़ा कैसे साफ होते हैं, क्या कपड़ा कैसे साफ नहीं होते हैं। बस आज तक का मेरा ये चैप्टर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। बोला जाता है जिस बात का इंतजार था वो हो चुका है। यहाँ तक बातें समझ में आया होगा। इस संरचना को हम नाम देते हैं मिसेल, और हमारा टॉपिक क्या था, मिसेल था। अब मिसेल में हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए कि कपड़ा को साफ कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, किस छोर जाकर के मैल से जुड़ता है और कौन सा छोर मैल से नहीं जुड़ता है, कैसे रिएक्शन होगा, सब आपको पता चल चुका है। अब हमारा ये चैप्टर क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। मतलब कि चैप्टर की एंड हो चुकी है ना, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, अब मतलब नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। लेकिन आपसे बोलना चाहेंगे कि ये वाला चैप्टर खत्म हुआ है तो बहुत अच्छी तरीका से आपने पढ़ा है। लगभग हमको लगता है कि 20 से 22 लेक्चर इसमें लग चुके हैं, ठीक है। अब इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। हमने तो करके देखा, हमारा नहीं करवाने का मेन रीजन यह बात का है कि अब देखें तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बहुत आसान है। जो देखिए एनसीईआरटी का सॉल्यूशन थोड़ा सा हार्ड था उसको आपको करवा दिया गया, लेकिन इसमें है बहुत आसान। ऐसा पूछा गया है कि इसमें कितने सारे सहसंयोजक बन रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि मीथेन था कि एथेन था, हमको याद नहीं, लगभग लग रहा है कि एथेन था। तो एथेन यानी एथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो भाई हमको एथेन जानना है। तो एथेन का क्या होता है, C2H कितना 8 होता है, कार्बन 2, मिथ ईथ यानी इतने हैं, कार्बन 2 ठे हैं, 2 बना देंगे। हाइड्रोजन कितना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हाइड्रोजन कितने 8 तो होने नहीं चाहिए ना, 6 ना होना चाहिए। कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना तो ज्यादा होता है। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें सहसंयोजक आबंध पूछा था कि एथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो 1 2 3 और इसके बीच एक है 4, एक 5 6 और एक 7, यानी 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। पहला क्वेश्चन था। तो इतना आसान क्वेश्चन दिया है कि मत पूछिए, बस आपका रिवीजन होना चाहिए, आपको बहुत अच्छी तरीका से क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो बस आज तक का मेरा 4 चैप्टर कार्बन और इट्स कंपाउंड खत्म हो चुका है। अब अच्छी तरीका से हम लोग बायोलॉजी में एंट्री करेंगे। यहाँ तक हमारा केमिस्ट्री वाला सब पार्ट्स क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। आने वाले कल से हम लोग, कल से लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी, जिसका पहला चैप्टर है बायोलॉजी वाला जैव प्रकर्म, जिसे हिंदी इंग्लिश में बात करें तो कहते हैं लाइफ प्रोसेस, और हिंदी में जैव प्रकर्म कहते हैं। वो बॉडी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में समझना है, बॉडी में क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या नहीं होती, सब उसके बारे में जानना है। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आया होगा, आशा करते हैं बहुत अच्छी तरीका से आप समझ चुके होंगे। तो आज के लिए हम फिलहाल इतना ही छोड़ते हैं, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। जो डाउट होगा आप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद।